अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि OIC या इस्लामी ताउन तंजीम का आगाज कब हुआ और इसके आगाज के पीछे क्या वजह थी? और शायद आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इस कॉन्फ्रेंस का आगाज करने वालों का अंजाम क्या हुआ था। यही वजह है कि आज हमने अपने नाज़रीन के लिए इस मौजू का इंतखाब किया है, जिसमें हम आपको OIC से मुतल्लिक तमाम हकायक से आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के बदले मुसलमानों को क्या सजा दी गई। तो प्यारे दोस्तों, ये 31 अगस्त 1969 का एक दिन था जब एक ऑस्ट्रेलवी ईसाई डेनिस माइकल ने यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में मौजूद 800 साल कदीम मिंबर को आग लगा दी, जिसकी लपेट में मस्जिद अक्सा की छत भी आ गई, जिसके बाद पूरे आलम इस्लाम में तशवीश की लहर दौड़ गई और उस वक्त के मुफ्ती आजम फलस्तीन अमीन अल हुसैनी ने सख्त एहतजाज किया और पूरे आलम इस्लाम को इस वाक़े पर मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करने की दावत दी। मुफ्ती आजम फलस्तीन की पुकार पर सऊदी अरब और मराकश ने कायदाना किरदार अदा किया, जिनकी कोशिश से मराकश के शहर रबात में मुस्लिम दुनिया के सरबराह इकट्ठे हुए और इस तरह 25 सितंबर 1969 को इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की बाकायदा बुनियाद रखी गई। पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मराकश के शाह हसन ने रबात में मुनक्किद कराई। उस वक्त पाकिस्तान के सदर जनरल याहिया खान थे, जबकि दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 में पाकिस्तान में मुनक्किद हुई, जिसके रूह रवां वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। 22 फरवरी बरोज जुमा 1974 बाद अज़ नमाज जुमा इस आलमगीर अहमियत की तकरीब का इफ्तिताह हुआ, जिसमें 50 के लगभग सरबराहों ने शिरकत फरमाकर तकरीब को रौनक बख्शी। प्रोग्राम के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ सरबराहान ने नमाज जुमा के लिए शाही मस्जिद, रात के खाने के लिए शाही किला और शाम की चाय के लिए शालीमार बाग जाना था। इन तमाम रास्तों को इतना सजाया गया था कि पाकिस्तान की तारीख में इस सजावट की मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक कि सारे माल रोड पर बेशुमार आरायशी महराबें बनाई गई, जबकि असेंबली हॉल, शाही मस्जिद, शाही किला और शालीमार बाग की सजावट काबिल दीद थी। इसके अलावा जो महराबें खड़ी की गई थी, इन पर मेहमानों को खुश आमदीद कहने के लिए खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया गया और दिल की गहराइयों से अपने जज्बात का इजहार किया गया था। शाही मस्जिद में शाही दरवाजे से लेकर मेन हॉल तक सुर्ख कालीन से राहदारी बनाई गई थी और ये कालीन सौदागरों ने अपने तमाम कीमती कालीन असेंबली हॉल, शाही किले और शालीमार बाग में बिछाने के लिए बड़ी अकीदत से दिए थे। हर किस्म के इंतजामात बड़े ऊंचे पैमाने पर किए गए। जिसने भी वो 3 दिन देखे हैं वो सारी उम्र नहीं भुला सकेगा। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले लीडरान नहीं जानते थे कि उनका मुस्तकबिल किस कदर खौफनाक होने जा रहा था। अगले चंद सालों में दुनिया भर में टीवी स्क्रीन्स और अखबारी सुर्खियां इनके बेईमाना कत्ल की खबरों से भरी जाने वाली थी, क्योंकि आलमी इस्तेमार, जिसे 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस ने अपने तराने हम मुस्तफी हैं में इस्तेमार है बातिल अर्जल कहकर ललकारा था, उन सरबराहों को निशाने इबरत बनाने पर तोला था, जिसकी शुरुआत सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल से हुई। चूंकि सऊदी अरब OIC का बानी भी था और शाह फैसल बहुत तेजी से अपने मुल्क में ना सिर्फ समाजी जिद्दत ला रहे थे, बल्कि उन्होंने 1973 की अरब इसराइल जंग के दौरान तेल की पैदावार रोककर मगरबी दुनिया को यह पैगाम भी दिया था कि आले सऊद हिजाज में भले अंग्रेज की मरहूने मिन्नत इक्तिदार में आए हों, लेकिन शाह फैसल आजादाना फैसले लेने के बिल्कुल अहल थे। लिहाजा 25 मार्च 1975 को उस इजलास को गुजरे जब बमुश्किल 1 साल ही हुआ था, शाह फैसल कुवैत से आए एक वफद से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें उनके सौतेले भाई मसाद बिन अब्दुल अजीज का बेटा फैसल बिन मसाद भी था। मसाद बिन अब्दुल अजीज का एक और बेटा शहजादा खालिद बिन मसाद चंद बरस कबल शाह फैसल के खिलाफ एक एहतजाज का हिस्सा था कि जहां पुलिस की गोली लगने से यह जान से हाथ धो बैठा था। फैसल बिन मसाद उस वक्त अमेरिका में मुकीम था, लेकिन उस रोज ये कुवैती वफद के हमरा शाह फैसल के महल में पहुंचा। शाह फैसल ने अपने भतीजे को पहचान लिया और अपना माथा उसके आगे किया ताकि ये इसको चूम सके, लेकिन उसने यकयक अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। एक गोली शाह फैसल की ठोड़ी पर लगी, जबकि दूसरी उनके कान के आर पार हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जां बर ना हो सके। दोस्तों, शाह फैसल के उस बेईमाना कत्ल के महज 5 माह बाद बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का भी कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल उनकी फौज की जानिब से किया गया था, जिसने साथ ही इक्तिदार पर कब्जा कर लिया। शेख मुजीब ने 1974 में ही बांग्लादेश की इस तंजीम में शमूलियत की दरखास्त दी थी और ये उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर भी आए। इनके इस दौरे से ना सिर्फ 2 ममालिक में कदूरतें कम हुई, बल्कि बांग्लादेश की OIC में शमूलियत का ऐलान भी यही हुआ।
15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगा तो कुछ फौजी जवानों ने सदारती हाउस में घुसकर शेख मुजीब और उनके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया। मौजूदा वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और इनकी बहन शेख रेहाना खानदान की 2 ही अफराद थीं जो जिंदा बच सकी, क्योंकि ये उस वक्त जर्मनी में थी। ये साजिश फौजी अफसरान और अवामी लीग में शेख मुजीब के कुछ साथियों ने मिलकर रची थी, जबकि बहुत सी अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि यह कत्ल अमेरिका की CIA ने करवाया था। याद रहे कि जनरल ज़ियाउर रहमान जिसने ये मार्शल लॉ लगाया, उसने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान भी किया था और बादअज़ां शेख मुजीब को कत्ल करके मुल्क के इक़्तिदार पर उसने कब्जा भी कर लिया। उस कॉन्फ्रेंस को यकीनी बनाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल था, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपनी सिफारती काबिलियत के ऐसे जौहर दिखाए कि पहली बार इस्लामी दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के सरबरा एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो गए। 1971 की जंग में भारत के हाथों शिकस्त और बांग्लादेश की अलैदगी के बाद उस वक्त पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना मकाम दोबारा से बनाने की तगोदौ में मसरूफ था। ऐसे हालात में ये भुट्टो साहब की हुकूमत का अजीम कारनामा था कि उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया भर की नजरों का मरकज बना दिया था। उस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने पाकिस्तान की आलमी तन्हाई को भी खत्म किया और इस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चाहते थे कि पाकिस्तान पूरी तीसरी दुनिया का रहनुमा मुल्क बनकर उभरे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1977 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी कामयाबी हासिल की, लेकिन उनके मुखालिफ 9 जमातों के इत्तेहाद ने दावा किया कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा थे और 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ज़िया हुकूमत ने भुट्टो पर मोहम्मद अली कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया और अदालत उज़्मा ने उन्हें हैरत अंगेज तौर पर फैसले में सजाए मौत सुना दी, जिसके बाद 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। सजाए मौत देने वाले 4 जजेस में से एक जस्टिस नसीम हसन शाह ने कई बरस बाद यह एतराफ़ किया कि उस सजाए मौत को कम किया जा सकता था। दोस्तों, इस फहरिस्त में यासिर अरफात का नाम भी शामिल है, जो कि फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह थे और 1974 में लाहौर में हुई कॉन्फ्रेंस में भी शरीक थे। इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की मज़ाहमत में अहम तरीन किरदार के हामिल यासिर अरफात को 2004 में मुबैना तौर पर इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से जहर दिया गया। इनके मौत के सबब पर खासी बहस रही, लेकिन गालिब थ्योरी यही है कि इनके खून में HIV के जरसूमे पाए गए थे, लेकिन इनकी मौत जहर के बायस हुई। इनके बाद अगर हम मुअम्मर कज़ाफ़ी की बात करें तो वो कॉन्फ्रेंस के शुरका में से कत्ल होने वाले मुस्लिम दुनिया के आखिरी रहनुमा थे। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया के कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी, जिन्होंने सितंबर 1969 में एक कूप के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा किया था, बागियों को एक ड्रेंच के पाइप में छुपे मिले, जहां ये नेटो की बमबारी से बचने के लिए पनाह लिए हुए थे। लीबिया की खाना जंगी, जिसमें मुअम्मर कज़ाफ़ी के मुखालफिन को अमेरिका और नेटो की पुष्ट पनाही हासिल थी, कि शुरू होने के बाद दारुल हुकूमत त्रिपोली पर कब्जा हो चुका था और मोहम्मद कज़ाफ़ी उसके बाद सूरत में पनाहगुज़ीन थे। उस दिन भी वो वादी जरफ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे जब नेटो ने इनके काफिले पर बमबारी की, जिससे बचने के लिए वो पाइप में छुपे थे और उस बमबारी के दौरान इनके सर पर चोटें भी आ चुकी थी। तकरीबन मुर्दा हालत में बागियों को मिलने के बाद कज़ाफ़ी को हजूम ने कत्ल कर दिया और इनकी लाश को सरहद की सड़कों पर घसीटा गया। लीबिया इनके कत्ल के बाद से खाना जंगी से भी बाअमरे मुहाली छुटकारा पाने के काबिल हुआ है और आज तक गैर मुस्तहकम है, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों पर फौज काबिज है और बाकी पर मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमें। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये अहवाल था उन मुस्लिम लीडरों का जिन्होंने OIC की बुनियाद रखी थी। आप इस वीडियो के हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।